मॉर्निंग क्लास। मैं कुलदीप कुमार शर्मा आज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की 7th क्लास लेके आया हूँ। 7th क्लास से पहले अपन ने 6th क्लास में बात की थी। हाइड्रोजन बंध के एक्सपेरिमेंट्स देखे थे 6th क्लास में। आज अपन उसके बाद अपन ने आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में पढ़ा था, जिसमें चार्ज का ट्रांसफर क्या था, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणुओं के बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। उसे अपन ने आवेश स्थानांतरण कॉम्प्लेक्स कहा। इसके बारे में हमने बात की, जिसमें हमने मेसिटी ली और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल के आपस में क्रिया करा के आपस में लिंक करवा के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के एक पिकनिक अम्ल जैसा संकुल का निर्माण किया। चलो आज अपन बात करेंगे केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत बंध के बारे में। केंद्रीकृत लोकलाइज्ड एंड केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत बंध के बारे में बात करें तो केंद्रीकृत बंध वह बंध जो मतलब बंध में क्या होगा, सहसंयोजक बंध की प्रकृति के बारे में बात करें तो वह कार्बनिक अणु। केंद्रीकृत बंध फर्स्ट अपन इसको पढ़ रहे हैं तो वह कार्बनिक अणु जिसमें सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य केंद्रित हो उसे केंद्रीकृत बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीकृत बंध कहते हैं। क्या करें, किसी कार्बनिक अणु, जैसे अपन बात की 1,4-पेंटाडाइईन के बारे में बात करते हैं। 1,4-पेंटाडाइईन की बात की जाए तो इसमें पाई बंध का है। पाई बंध इन दोनों के बीच में केंद्रित है, इन दोनों के बीच में केंद्रित है। लेकिन इसमें देखो पाई सिग्मा पाई, तो इसमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हो नहीं सकते। तो ये जो पाई बंध है, इसको पाई बंध में मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो पाई बंध है ये दोनों परमाणु के बीच ही केंद्रित है। इधर भी ये सेम टू सेम। तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बंध है, ये पाई बंध क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये सहसंयोजक बंध कितने परमाणु के बीच में केंद्रित है? 2 परमाणु के बीच में केंद्रित है। ये भी 2 परमाणु के बीच में केंद्रित है। इस तरह से केंद्रीकृत बंध, ये क्या कहलाएगा? केंद्रीकृत बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्रीकृत बंध। 1,4-पेंटाडाइईन में जो भी केंद्रीकृत बंध होंगे उसमें अनुनाद नहीं होगा। दूसरा, संयुग्मन में नहीं होंगे। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स में क्या अनुनाद हो नहीं पा रहा है? अनुनाद भी होगा तो ये दोनों जो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेसिटी है वो दोनों कार्बन के बीच में केंद्रित है, तो ये केंद्रीकृत बंध कहलाएंगे। लेकिन जब अपन विकेंद्रीकृत बंध की बात करेंगे तो किसी कार्बनिक अणु में सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य केंद्रित होकर पूरे परमाणु विकेंद्रीकृत बंध की बात करते हैं कि किसी कार्बनिक अणु में सहसंयोजक बंध 2 परमाणु के मध्य केंद्रित न होकर पूरे अणु में व्यवस्थित होते हैं, पूरे अणु में व्यवस्थित होते हैं
उन्हें विकेंद्रीकृत डिलोकलाइज विकेंद्रीकृत बल कहते हैं। तो ऐसे परमाणु, ऐसे अणु जिसके अंदर, जैसे अपन 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें, पहले अपन 1,4-पेंटाडाइन की बात की, तो अभी अपन 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। तो फर्स्ट चीज तो देखो, इसमें अनुनाद हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, तो इन्होंने बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आया, डबल बॉन्ड आया। ये डबल बॉन्ड, अब देखो वापस क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड पूरे परमाणु को रोटेट कर रहा है, सॉरी, पाई बॉन्ड पूरे परमाणु को रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन के कारण जो पाई बंधों का स्थानांतरण हो रहा है, की वजह से ये एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं है, तो इसे अपन विकेंद्रीकृत, इसे विकेंद्रीकृत बंध कहेंगे। तो देख लो, स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं। तो पाई बंद क्या हो रहा है, पूरे परमाणु पर रोटेट हो रहे हैं। इस रोटेशन के कारण ये क्या होगा, पाई बंद एक स्थान पर केंद्रित नहीं है, एक स्थान पर केंद्रित न होने की वजह से क्या बनेगा, विकेंद्रीकृत बंध के। ठीक है, एक और इसका फर्स्ट एग्जांपल तो ये, दूसरा एग्जांपल है बेंजीन। दूसरा एग्जांपल क्या है, बेंजीन में क्या होगा कि बेंजीन के छह जो कार्बन है, उस पे पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी पोजीशन पर रोटेट कर सकते हैं। सॉरी ऐसे ना बना के ऐसे ना बना के ऐसे बनाते हैं, जिससे इसको अच्छे से समझ पाएंगे। कार्बन के पी कक्षों का आपस में अतिव्यापन होता है। तो इस तरह की रोटेशन से पता नहीं चल रहा है, इस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण पता नहीं चल रहा है कि एक ही स्थान पर केंद्रित है, अलग अलग, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विकेंद्रीकृत बंध कहेंगे। इसमें क्या विकेंद्रीकृत बंध में कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें अनुनाद होगा, तो कंपाउंड क्या होगा, अस्थायी होगा, और जितना ज्यादा अस्थायी होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। और सही, तो इसके अंदर अंतर भी लिख सकते हैं। चल एग्जाम्पल, तो चल अंतर के साथ अंतर से लिख लेते हैं, उसको मिटा देता हूं मैं, अंतर बना के लिख लेते हैं। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड बंध में क्या अंतर, समझ में आया, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड ठीक है। तो इसका अंतर लिख लेते हैं। अंतर में क्या है, या केंद्रीकृत बंध, यहां है विकेंद्रीकृत। यह क्या है, विकेंद्रीकृत बंध। तो केंद्रीकृत बंध में क्या होगा कि कार्बनिक अणु के सहसंयोजक बंध, कार्बनिक अणु के सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के मध्य केंद्रित होते हैं, जिससे इनकी क्रियाशीलता जिससे इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है, तथा
तथा स्थायित्व कम होता है। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि इनमें अनुनाद नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें अनुनाद के कारण इसका स्थायित्व कम होगा, स्थायित्व कम होगा तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सॉरी, आज थोड़ा जुकाम हो गया बच्चों। कार्बनिक अणु में मैं सहसंयोजक कार्बनिक अणु में सहसंयोजक में दो परमाणुओं के मध्य केंद्रित न होकर पूरे अणु में व्यवस्थित होता है, चक्कर लगाता है, व्यवस्थित होता है। इसे विकेंद्रीकृत ध्वनि कहते हैं, जिससे अणु की क्रियाशीलता का तथा स्थायित्व अधिकतम होता है। क्योंकि अणु जब आपस में एक साथ में केंद्रित होकर विकेंद्रित होंगे तो अनुनाद होगा, क्योंकि अनुनाद होता है जिससे अणु का स्थायित्व बढ़ता है और क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल को वापस लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है इसमें 1,4 पेंटाडाइथीन और यहाँ है एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइथीन और दूसरा है बेंजीन। तो आपको समझ में आया कि ये केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत बंधों में क्या अंतर है। अब मैं केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत बंधों को आपको संरचना से समझाता हूँ। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना जो वाहिका समावेशन यौगिक है उसके बारे में, इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज अपन बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। मैं वापस से इस चैप्टर की शुरुआत करता हूँ कि अपन ने बंधों को पढ़ा था। फर्स्ट की स्टार्ट किया था अपन ने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में से बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने बात की थी रासायनिक बंध। ठीक है, रासायनिक बंध में 3 प्रकार में पढ़ा था। तो अपन ने ये बात की थी कि बॉन्ड बनता है कैसे, बॉन्ड फॉर्म क्यों होगा कि कंपाउंड में कोई ना कोई कैपेसिटी होगी या कोई ना कोई अवेलेबिलिटी होगी, उपलब्धता होगी, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे या इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉनों को साझा करके आपस में बॉन्ड बना ले। जिससे बंध बनने के बाद क्या होगा, बंध बनने के बाद उसकी संरचना का निर्माण होगा। जैसे अपन बात की एक शक्कर का मॉलिक्यूल किसी चीज को अगर एक छोटे से पार्टिकल को लेकर दूसरे पार्टिकल को मिक्स करेंगे तब जाके वो मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो उसकी संरचना का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसे अपन बात की। फिर अपन ने बात की थी सहसंयोजक बंध की प्रकृति के बारे में बात की। सहसंयोजक प्रकृति में वार्टा-लीबेल सिद्धांत देखा था। वार्टा-लीबेल सिद्धांत के बाद आणविक कक्षक थ्योरी देखी थी सहसंयोजक बंध के आधार पर, जिसमें कक्षक, परमाणु कक्षक और आणविक कक्षकों के बारे में पढ़ा था। देन अपन ने बात की सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में बात की थी। सिग्मा बंध और पाई बंध के बाद बनने के बाद जैसे सिग्मा बंध और पाई बंध बनते हैं वहां जाके अपनी बॉन्डिंग खत्म हो जाती है,
क्योंकि किसी भी परमाणु में सिग्मा बंध और पाई बंध आपस में पाई बंध उपस्थित होगा तब जाके वो बॉन्ड क्या होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ने के बाद ही अणु बनेगा। और अणु जब जो अणु आपस एक अणु दूसरे अणु से मिलकर क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। तो इसी तरह बड़ी बड़ी संरचनाओं का निर्माण होता है। फिर अपन ने बात की थी संरचना के बारे में, फिर क्या पढ़ा अपन ने, संरचना के बारे में पढ़ा। संरचना के बारे में अपन ने बात की थी तो फर्स्ट, फिर उसके बाद अपन बल लंबाई बल ऊर्जा के बारे में बात की, जिसमें बॉडी की लेंथ क्या होगी, किसी भी बंध की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वो लंबाई परमाणु की प्रकृति के आधार पर होगी। तो उसमें अपन ने विद्युत ऋणता तथा बंध क्रम के आधार पर अपन ने उसको देखा था बंध लंबाई को। फिर अपन ने बंध ऊर्जा देखी कि बंध बनने के दौरान ऊर्जा निकल रही है या बंध टूटने के दौरान जो ऊर्जा देनी पड़ रही है। बंध तो बंध बनने के दौरान जो ऊर्जा दी अपन और बंध टूटने के दौरान जो ऊर्जा निकल रही है, इसके बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें अपन विद्युत ऋणता का देखा था, फिर बंध क्रम देखा था। फिर अपन ने बात की थी एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिसिटी से पहले अपन ने संयुग्मन और अतिसंयुग्मन देखा। संयुग्मन और अतिसंयुग्मन किसके आधार पर था, सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के आधार पर था। सिग्मा और पाई बॉन्ड, जब किसी परमाणु में पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होकर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड में क्या होगा, अनुनाद होगा, अनुनाद की तरह स्थायित्व बढ़ेगा और उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात की। तो पाई बॉन्ड के अनुसार जो रोटेशन होता है वो संयुग्मन में आता है। और अतिसंयुग्मन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के कारण, सिग्मा बंध के कारण किसी भी कंपाउंड में, सिग्मा बंध के कारण किसी भी कंपाउंड में अनुनादी प्रक्रिया होगी और इन अनुनादी प्रक्रियाओं के कारण उसका स्थायित्व बढ़ेगा और स्थायित्व बढ़ेगा तो क्रियाशीलता कम होगी। उसको अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन का। फिर अपन ने एरोमेटिसिटी पढ़ी थी। एरोमेटिसिटी में अपन ने बात की थी कि इसका कोई कंपाउंड अगर जब प्लेनर होना चाहिए, फर्स्ट क्या कंपाउंड की क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कंपाउंड प्लेनर हो, ठीक है। फिर उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डिलोकलाइजेशन, वही अपन ने बात की थी, सिग्मा पाई सिग्मा बंध अल्टरनेटली होने चाहिए। तीसरी बात की थी कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो अभिक्रिया नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, ठीक है, ये समझ में आया। फिर अपन ने बात की थी अनुनाद होना चाहिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसमें अनुनाद होगा। फिर अपन ने हाइड्रोजन का नियम देखा था, 4n+2 रूल देखा था। 4n+2 रूल लगा के अपन को कंपाउंड को चेक करना है कि जो कंपाउंड 4n+2 रूल को फॉलो करता है वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। जो कंपाउंड 4n+2 रूल को फॉलो नहीं करता, अगर 4n रूल को फॉलो करता है तो एंटी एरोमेटिक होगा। और वो अगर दोनों ही फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, दोनों ही फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। यहाँ पर ने बात की थी एरोमेटिसिटी में बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेंजीनोइड, बेंजीन स्ट्रक्चर से भी हो सकता है और बेंजीन नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर से भी वो एरोमेटिक हो सकता है, इसके बारे में अपन ने बात की। फिर अपन ने बॉन्डिंग में अपन ने बात की थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक एरोमेटिक तक किसके अंदर थी, स्ट्रक्चर के अंदर थी। फिर अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या थी, अपन पता है कि किसी परमाणु उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु उसी या अन्य परमाणु उसी अणु या अन्य अणु के प्रबल विद्युत ऋण परमाणु के साथ जो आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है, उस बल को अपन हाइड्रोजन बल देखा था। हाइड्रोजन बल के दो प्रकार पढ़े थे, अंतराणु का अंतराणु हाइड्रोजन में। अंतराणु में किसी एक अणु का हाइड्रोजन बंध और तथा दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋण परमाणु के आपस में आकर्षित होने से बने बंध को अपन क्या कर रहे हैं, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध कहेंगे। अंतराणु हाइड्रोजन बंध की बात की थी तो एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा उसी अणु के प्रबल विद्युत ऋण परमाणु के आपस में आकर्षण के द्वारा बना बंध क्या कहलाएगा, अंतराणु हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। अंतराणु का हाइड्रोजन बंध बहुत ज्यादा स्थायी होता है। अस्थायी होने के कारण कि ये कि वो अलग अलग अणु आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण कम होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा और क्रियाशीलता कम होगी, ठीक है। लेकिन अंतराणु में क्या होगा, एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन और विद्युत ऋण परमाणु के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए स्थायित्व कम होगा। फिर अपन एक्सपेरिमेंट्स देखे थे, उसके 5-7 एक्सपेरिमेंट देखे थे, जैसे एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना होता है, एसिटिक अम्ल का नॉर्मल अनुभार होना चाहिए 60, जबकि प्रायोगिक तौर पर उसका अनुभार 120 पाया जाता है, क्योंकि अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण एसिटिक अम्ल एक द्विलक इकाई के रूप में आपस में जुड़े रहते हैं। फिर इसके बाद अपन ने बात की थी H2O द्रव्य होता है जबकि H2O गैस होता है कि H2O में अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं जबकि H2O में नहीं पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं इसलिए वो गैसीय अवस्था में होता है। ये सारी चीजें अपन ने बात की। फिर अपन ने उसके बाद अपन ने बात की थी, उसके बाद भी अपन ने एक टॉपिक देखा था आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में। तो आवेश स्थानांतरण संकुल के बारे में अपने बोला था, तो दो परमाणु होते हैं, किसी अणु में दो तरह के परमाणु हो सकते हैं,
जब जाके वो किसी आपस में फॉर्म करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो एक परमाणु इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नाम है आवेश स्थानांतरण संकुल। संकुल अपने इनऑर्गेनिक में पढ़े होगा कि कोई भी मेटल जब लिगेंड के साथ आपस में उपसहसंयोजन बंधन द्वारा जुड़े रहती है तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही कंपाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही एलिमेंट है, जबकि लिगेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज है जो आपस में इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात की थी। तो आवेश स्थानांतरण, आवेशों का स्थानांतरण होने से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो जो मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो और लिगेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो आवेश का स्थानांतरण लिगेंड से मेटल की ओर होगा। LMCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसके बारे में अपन इनऑर्गेनिक पढ़े होगा जब डी ट्रांजिशन पढ़ा होगा, तो इसके बारे में तो ये पढ़ा था। फिर अपन ने आज अपन ने पढ़ा केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत बंधों के बारे में। तो ये बंधों की स्टेबिलिटी, बंधों जो भी सिग्मा और पाई बंध की उपस्थिति के कारण कंपाउंड की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बारे में पता कर सकते हैं। अगर विकेंद्रीकृत बंध होगा तो अनुनादी प्रक्रियाएं होगी, अनुनादी प्रक्रियाएं होगी तो स्थायित्व अधिक होगा और क्रियाशीलता कम होगी। जबकि केंद्रीकृत बंधों में क्या होगा, सहसंयोजन बंध दो केंद्रों के मध्य ही है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इसके बारे में हमने बात की। चलो आज के लिए इतना ही है। इस जब अभी तक जितने भी क्लासेस हुई उसके बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे समावेशक यौगिक या इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एंड देन फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे कंपाउंड की जो बंध बनते हैं, बंधों की वो टूटते हैं बनते कैसे, इसके बारे में बात अपन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।